न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहली बार अरब जगत की तरफ से एक अलग सुर मिला, जहां सऊदी अरब और फ्रांस जैसे देश हमास से हथियार डालने और गाजा में सत्ता छोड़ने की मांग करने लगे। लेकिन इस ऐतिहासिक दबाव के बीच हमास का जवाब उतना ही साफ और अडिग रहा। जब तक यरूशलेम राजधानी वाला स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। हमास ने यह भी साफ कर दिया कि उनका आंदोलन कोई सत्ता की भूख नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम है जो 75 सालों से चल रहे अन्याय के विरुद्ध खड़ा है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भर प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के ऋण हथियारों की सप्लाई। जबकि इसराइल ने गजा को चारों तरफ से घेर रखा है, हमास न केवल संघर्ष जारी रखे हुए है, बल्कि जवाबी कार्रवाई की क्षमता बरकरार रखता है। इसके पीछे खड़ा है ईरान, वह देश जो फिलिस्तीन की आजादी को सिर्फ नारा नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझता है। बाकी के मुस्लिम देशों से बिल्कुल इतर। ईरान ने हमास को न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि तकनीकी ट्रेनिंग, मिसाइल निर्माण में सहयोग और रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान को पता है कि उसके खिलाफ इसराइल और अमेरिका खड़े हैं, लेकिन फिर भी वह हमास को अपना समर्थन किसी न किसी तरीके से जारी रखता है ताकि वह गजा की लड़ाई को लड़ सके। गाजा में इसराइल को मिले AZ-111, A2 मोर्टार फ्यूज और M112 डिस्ट्रक्शन चार्जेस यही बताते हैं कि ईरानी मदद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक है। ईरान की यह भूमिका केवल सैन्य नहीं, यह एक विचारधारा भी है जिसमें दमन के विरुद्ध संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिया जा रहा है। जब पूरी दुनिया खामोश हो या पाखंडी, तब तेहरान से आती यह मदद हमास को बता देती है कि वह अकेला नहीं। यह सहयोग सिर्फ गोला बारूद नहीं, बल्कि आत्मबल भी है। ईरानी समर्थक बताते हैं, गजा में हमास केवल आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं, इसराइल द्वारा छोड़े गए न फटे बमों और गोला बारूद को हमास स्थानीय वर्कशॉप्स में रिसाइकल कर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों में बदल देता है। यह कोई आतंक नहीं, बल्कि संसाधनों की जिद्दी लड़ाई है। जब कोई रास्ता न बचे तो मलबे से भी प्रतिरोध गढ़ा जाता है। यह हथियार गजा की संकरी गलियों और भूमिगत सुरंगों से गुजरकर इसराइल के कब्जे को सीधी चुनौती देते हैं। लीबिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्ध से थके देशों से भी हमास को हथियार मिलते हैं। चीनी, रूसी और उत्तरी कोरियाई तकनीक से बने ये हथियार अब फिलिस्तीन के बच्चों की जान बचाने का माध्यम भी बने हैं। ये हथियार मिस्र होते हुए सुरंगों के जाल से गजा पहुंचते हैं। कभी 2500 से ज्यादा सुरंगों वाले इस नेटवर्क को मिस्र ने कई बार तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जमीन के नीचे इस जंग में हमास अब भी मजबूती से खड़ा है। समुद्र के रास्ते से भी तस्करी होती है। वो मध्य सागर के किनारों से आने वाली छोटी नाव, मछुआरों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए हथियार अब भी गजा में पहुंच रहे हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हमास ने अब खुद भी हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली। रॉकेट, ड्रोन, IED और छोटी मिसाइलें, सब कुछ गजा के भीतर बनता है। और यही बताता है कि ये संघर्ष केवल बाहरी मदद से नहीं, बल्कि अंदर उपजा हुआ है। दुनिया भले ही हमास को आतंकवादी संगठन के फ्रेम में देखना चाहती हो, लेकिन गजा की सच्चाई अलग है। जब इसराइल टैंकों और जेट्स से बम बरसता है, तब कोई तो है जवाब देने की जो ताकत रखता है। हमास सिर्फ हथियार नहीं चला रहा, वह अपने लोगों के लिए एक आवाज बन चुका है और ईरान उस आवाज को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी दे रहा, भले ही राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। ये शब्द ईरानी समर्थकों के हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तीन अगस्त की सुबह यमन के हुती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते हुए लंबी दूरी तक की 3 ड्रोन हमले करने का दावा किया। हुती सैन्य प्रवक्ता याहिर सारी के मुताबिक इनमें से 2 ड्रोन इसराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों याफा और अश्कलोन को निशाना बनाने में सफल भी हो गए, जबकि तीसरा ड्रोन हाइफा के एक बंदरगाह पर जाकर गिरा। हुतियों ने इसे सफल अभियान भी करार दिया है। यमन की सशस्त्र सेनाओं का कहना है कि यह हमला कट्टरपंथी इस्राएली मंत्री इतामार बेन गवीर की उस हालिया हरकत के जवाब में था जब उन्होंने अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रवेश कर प्रार्थना की थी। इसे एक ऐसा कदम बताया जिससे फिलिस्तीनी और इस्लामी जगत यथास्थिति का उल्लंघन मान रही है। हुतियों का कहना है कि यह क्षम्य नहीं है और इसकी सजा इस्राएल को मिलेगी।
अल मैदीन की रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर के अल अक्सा मस्जिद जाने पर खबर मिलते ही हुती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा ड्रोन अटैक भी किए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक मिसाइल अटैक की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनी गई। अभी इन मिसाइलों से कितना नुकसान हुआ है, इसे अधिकारी जांच कर रहे हैं। ईरान समर्थित इस समूह ने ड्रोन जैसे सस्ते लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों के जरिए इसराइल की गहराई तक अपनी पहुंच का प्रदर्शन भी किया है। यह कोई पहली बार नहीं है। बीते कुछ महीनों में हूतियों ने हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हमले करने के दावे किए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जुलाई 2024 में तेल अवीव पर एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसे इसराइल ने इंटरसेप्शन में हुई मानव त्रुटि बताया था। अब एक बार फिर से हूती ड्रोन सिस्टम, खासकर जाफा मॉडल चर्चा में है, जिसे वे अपने सबसे उन्नत हथियारों में गिनाते हैं। खासकर अब अल अक्सा में इतमार बेन गवीर के जाने के बाद से इस्लामी जगत में लगातार इसका विरोध हो रहा है। कई इस्लामिक मुल्कों ने इसे बहुत ज्यादा गलत करार दिया है, लेकिन अब हूतियों ने कहा है कि इसका बदला लेकर रहा जाएगा। यह संघर्ष अब केवल भौगोलिक सीमाओं तक नहीं सीमित है। हूतियों ने फिलिस्तीन को अपने प्रतिरोध की वैचारिक नींव बना ली है। अल अक्सा को लेकर धार्मिक भावनाओं को भुनाते हुए वे खुद को मुस्लिम दुनिया के रक्षक के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उनकी रणनीति केवल रॉकेट या ड्रोन तक सीमित नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है, जिसमें प्रतीकों, धार्मिक स्थलों और वैश्विक समर्थन को हथियार बनाया जा रहा है। बेशक इसराइल की सैन्य ताकत कहीं अधिक हो और ज्यादातर हूती हमले रोक लिए जाते हैं, लेकिन हूतियों ने यह तो साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ यमन की सीमाओं तक सीमित नहीं। एक कमजोर और घिरे राष्ट्र से निकलकर उन्होंने इसराइल के भीतर दबाव और प्रतीकात्मक नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की है, वह उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में एक नया कद दे रही है, जिससे कहीं न कहीं इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। खासतौर पर अल अक्सा विवाद के बाद अब कहीं न कहीं इसराइल अधिकतर मुस्लिम देशों से नुकसान ही झेलेगा। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अल अक्सा विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गजा में चल रहे हमास इसराइल वॉर के बीच इसराइल की तरफ से फिर वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी अरब मुल्कों को भड़का सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर यरूशलेम में अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। वहां खुलेआम अपनी इबादत को अंजाम दे दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ गया है। इसराइल के इस राइट विंग लीडर के एक्शन को मुस्लिम मुल्कों ने सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन बताया है। दरअसल समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह में नहीं जाएंगे।